हेलो स्टूडेंट्स, अप टिल नाउ हमने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल स्पेस, ये सब फैक्ट है कि आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन लेटर पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी देयर वर मैनी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन इन यूरोप। यानी 18th सेंचुरी के पीरियड में, लेटर हाफ में बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन हुए, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हुए यूरोप में। There was a production with the help of the machine running on steam. Means उनका प्रोडक्शन चलता था ऐसे मशीन्स पर जो स्टीम से वर्क कर रहे हो, स्टीम पर काम कर रहे हो। The cottage industries were replaced by the big factories. और जो जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो अभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गई। मशीन्स कम्स टू बी यूज इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स, यानी हैंडलूम्स जो यानी हाथ से चला, उसकी जगह मशीन यूज होने लगी। रेलवे एंड द स्टीमर्स बिकम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और रेलवे और स्टीमर्स जो हो गई थी वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बन गई। द एज ऑफ मशीन बिगेन एंड दैट इज नोन एज अ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी मशीन एज स्टार्ट हो गया और इसे ही कहा जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन England and then spread in other part of the West. During this period, England enjoyed industrial prosperity and come to be described as a world factory. यानी ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे पूरे वेस्ट पार्ट में फैल गया। इस पीरियड के दौरान इंग्लैंड पूरा अपना इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर रहा था और उसे वर्ल्ड फैक्ट्री डिस्क्राइब करने लगा। सो इस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। बाद में राइज ऑफ कैपिटलिज्म, विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सी रूट्स बिगिन अ न्यू एरा ऑफ ट्रेड बिटवीन द यूरोप एंड एशिया। यानी मैंने पहले भी बताया कि जैसे वो एशिया का रूट चाहिए हो गया था तो उन्होंने नया रूट ढूंढा एशिया और यूरोप के बीच में। तो जो नया रूट डिस्कवर हुआ, इससे नया एरा स्टार्ट हुआ यूरोप और एशिया के बीच में। मैनी ट्रेडर्स कम फॉरवर्ड टू ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज थ्रू द सी रूट्स। मीन्स बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स जो है वो सामने आए जो ईस्टर्न कंट्रीज के साथ बिजनेस करना चाहते थे थ्रू द सी रूट। इट वॉज नॉट ईजी टू कैरी आउट द ट्रेड सिंगल हैंडेडली एंड हेंस मैनी ट्रेडर्स कम टुगेदर एंड स्टार्टेड ट्रेड। अभी अकेले से वो इतना बड़ा ये काम करना, ट्रेड करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए कुछ ऐसे ट्रेडर्स एक साथ मिलकर उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया। 10 There was rise of many trading companies. इस तरह से बहुत सारे ऐसी ट्रेडिंग कंपनीज बढ़ी। Trade with original countries was very profitable and responsible for economic prosperity. यानी जो कुछ ओरिजिनल कंट्रीज और इनके साथ जो ट्रेड होते थे वो बहुत ही प्रॉफिटेबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यानी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने में वो बहुत सारे हैंस यूरोपियन रूलर्स स्टार्टेड गिविंग मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड ट्रेड कंसेशंस टू दिस ट्रेडिंग कंपनीज। इसीलिए यूरोपियन रूलर्स जो थे उन्होंने ये जो कंपनीज थी इनको मिलिट्री प्रोटेक्शन और ट्रेड कंसेशंस देना स्टार्ट किया ये ट्रेडिंग कंपनीज को। दिस लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेल्थ इन यूरोप। इस तरह से यूरोप में वेल्थ बढ़ने लगा। दिस प्रॉस्पेरिटी वॉज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स विच लीड टू राइज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इन यूरोप। तो ये जो वेल्थ बढ़ा, इस वेल्थ से उन्होंने कैपिटल देना स्टार्ट किया ट्रेड और कॉमर्स के लिए, और इस तरह से ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुआ यूरोप में। अब है कोलोनियलिज्म। ओके, कोलोनियलिज्म मीन्स वन कंट्री
एक्सप्लॉइटिंग अनदर कंट्री बाय मेकिंग इट इनटू द कॉलोनी, यानी एक कॉलोनी के अंदर ये करके एक कंट्री दूसरी कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रही, इसे कहते हैं कॉलोनिज्म. ओके, द पावरफुल कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑक्यूपाइज अनदर रीजन एंड एस्टैब्लिश इट्स पॉलिटिकल सुपरमसी, यानी एक जो पावरफुल कंट्री रहती है वो दूसरी एक इसका इकोनॉमी और मिलिट्री स्ट्रेंथ से, अपने इकोनॉमी और अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ से दूसरी कंट्री को दूसरी जगह पे ऑक्यूपाई करके वहां पे अपना पॉलिटिकल सुपरमसी एस्टैब्लिश करती है. सो दिस इज नोन एज अ कॉलोनियलिज्म, इसे कहा जाता है कॉलोनियलिज्म. ओके, दिस ट्रेंडी एंड कॉलोनियलिज्म लीड्स टू राइज ऑफ इंपीरियलिज्म अमंग्स द यूरोपियन. ये जो कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ इससे लोगों के बीच में, यूरोपियन लोगों के बीच में इंपीरियलिज्म राइज यानी बढ़ने लगा. अभी ये इंपीरियलिज्म मतलब क्या है? इंपीरियलिज्म मीन्स द सिस्टम इन विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अनदर कंट्री बाय एस्टैब्लिशिंग इट ओवरऑल डिनोमिनेशन, यानी ये जो पावरफुल कंट्री है वो अपना पूरा उधर राज चलाने लगते हैं, उसे कहते हैं इंपीरियल. यानी उसी यूरोपियन कंट्रीज के कुछ ऐसे जगह पे उनको वो इंपीरियलिज्म सहन करना पड़ता था. ओके, सो मैनी कंट्रीज फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट फेल prey to this imperialist aspiration of European nations, यानी कुछ कुछ जो एशियन कंट्रीज और वो प्रेज करने लगे थे इस सब के लिए. अभी इंपीरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी इन इंडिया, अभी इंपीरियलिज्म ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का कहाँ कैसे बढ़ा वो देखते हैं इंडिया में. ओके, देयर वाज अ कंपटीशन अमॉन्ग द यूरोपियन कंट्रीज फॉर एक्वायरिंग ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया. अभी कंपटीशन बढ़ने लगा यूरोपियन कंट्रीज के बीच में इंडिया में ट्रेड मोनोपोली लाने के लिए. द ब्रिटिश एस्टैब्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 AD टू कैरी आउट द ट्रेड इन इंडिया. अभी ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी थी उसने ब्रिटिश लोगों ने ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे इंडिया में एस्टैब्लिश की 600 AD में ट्रेड करने के लिए. दिस कंपनी टूक अ परमिशन फ्रॉम एम्परर जहांगीर एंड एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन सूरत. ये जो कंपनी थी इसने हमारे जो एम्परर थे जहांगीर उनसे परमिशन ली और अपनी फैक्ट्री सूरत में ओपन की. ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज कैरिड आउट थ्रू दिस कंपनी. इंडिया और यूरोप के बीच में जो भी इंग्लैंड के बीच में जो भी ट्रेड होता था वो इस कंपनी के थ्रू होने लगा.